नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर जिक्र करने वाले हैं उत्प्लावकता की, जिसको बॉयंसी बोलते हैं, उत्प्लावन बल जिसको बॉयंट फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन केंद्र जिसको बॉयंट सेंटर कहते हैं, और आर्किमिडीज का सिद्धांत जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम यहाँ पर आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, जो उत्प्लावकता यानी बॉयंसी है, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो जो बॉयंसी होती है यानी उत्प्लावकता होती है, ये जो तैरती रहती है उसी को तो कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के तैरने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? उत्प्लावकता कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्प्लावकता। यानी जो चीज तैरती रहेगी वही उत्प्लावकता कहलाएगी, जिस पर भी तैरती रहे। ठीक है। तो इसी प्रकार गैसों का जो प्रदर्शन होता है वो भी क्या होता है? उत्प्लावकता का गुण होता है। यानी जो गैसें तैरती रहती हैं, जो गैसें ऐसे ऐसे तैरती रहती हैं, कोई भी चीज तैरती रहेगी, वो सब क्या कहलाएगी? उत्प्लावकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उत्प्लावकता। जैसे पानी पर जो है कोई लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा हो या कुछ भी तैर रहा हो, वो क्या कहलाएगी? उत्प्लावकता कहलाएगी। और जो गैस हमारी तरंग के अनुसार ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे, वो भी क्या कहलाती है? उत्प्लावकता कहलाती है। ये उत्प्लावकता के गुण के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, कंफर्म समझ गए। दूसरा बिंदु है हमारा उत्प्लावन बल। क्या है? उत्प्लावन बल। ठीक है। तो जब एक वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, जब एक वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, मान लीजिए ये पात्र है और इसमें जो है पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या भरा है? पानी भरा है। इसमें पानी भरा है। ठीक है। तो जब एक वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक जो है टुकड़ा डुबोते हैं। ठीक है, किसके? लकड़ी के टुकड़े को मान लो मैं इसमें डुबो देता हूं। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को जो है हम इसमें डुबो देते हैं। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को हम अगर पानी में डुबोते हैं तो क्या हो जाएगा? इसके भार में कमी आ जाएगी। द्रव में डूबी वस्तु का यह भार वस्तु का जो है स्पष्ट भार कहलाता है। यानी जो भार रहेगा वो स्पष्ट दिख जाएगा। किसमें? द्रव के अंदर। द्रव का दबाव गहराई के साथ क्या होता है? बढ़ता ही जाता है। अगर जो है ये गुटका जो है और नीचे ले जाएंगे और नीचे ले जाएंगे तो इसका जो है भार क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि जो द्रव का भार है वो भी बढ़ता जाएगा, तो इस गुटके का भी भार क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। जैसे कोई अगर जो पनडुब्बी, वो जो इंसान होते हैं, जो यानी गोताखोर होते हैं, वो अगर अधिक गहराई में चले जाते हैं द्रव के यानी पानी के अधिक गहराई में चले जाएंगे तो उनके ऊपर ऐसा दबाव पड़ेगा कि उसी में से वो निकल नहीं सकते। उसके लिए स्पेशल सूट आता है, उसको पहनकर वो अंदर जाना होता है अधिक, तो वो उसको पहन के जाते हैं। अगर ऊपर जाना है, ऊपर ही अधिक रहना है, तो कुछ नहीं पहनेगा, ऑक्सीजन लगा के चले जाएंगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर ज्यादा अंदर में जाना है तो उनको जो है एक सूट पहनना पड़ेगा, तब वो अंदर जा सकते हैं। नहीं तो द्रव का भार इतना अधिक हो जाएगा कि उनको वहीं पर डुबो सकता है। तो जो कोई वस्तु होती है, अगर हम किसी द्रव पर उसको रखते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका भार हल्का हो जाता है। आप अगर नाव को जमीन पर अगर धक्का दें या फिर आगे खींचें तो नहीं, टस से मस नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर आप नाव को जो है जल में धक्का दें, आगे खींचे, तो आसानी से चल जाती है। या इंसान को ही खींचना हो तो जल में आसानी से ऊपर नहीं। बाल्टी को कुएं से खींचना हो तो कुएं में जब रहेगी तो बड़ी आसानी से आ जाती, जैसे लगता है उसका भार ही नहीं है। जैसे ही पानी के द्रव से सतह से ऊपर उठती है वैसे ही उसका भार पता चल जाता है, इसका वजन कितना है। ठीक है, तो ये क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? उत्प्लावकता के अंतर्गत आती हैं। अब हमारी बात आती है उत्प्लावन बल। जो उत्प्लावन बल होता है वो क्या होता है? जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः, ठीक है, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर डुबोया है, आंशिक रूप से का मतलब ये है कि आधा डूबा हुआ है और आधा ऊपर है, ठीक है। और
पूर्णतः का मतलब ये है, ये जो है पूरी तरीके से डूब जाएगा। ठीक है, कब डूब जाएगा? ये जो है पूरी तरीके से डूब जाएगा, ये जब पूरी तरीके से डूब जाएगा, ध्यान दीजिए आप, तो जब ये पूरी तरीके से डूबेगा तो इसका जो पानी का आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि वहां पर स्पेस बना रहा है कौन? लकड़ी का गुटका। तो ये पानी जो है और ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो एक गुटका आप देख रहे हैं कि द्रव जो है उसके आधे पर है और एक द्रव के पूरे अंदर है लकड़ी का गुटका। तो जब किसी वस्तु को जो है आंशिक रूप से या पूर्णतः डुबोया जाता है, किसमें? द्रव में, तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है। द्रव द्वारा जो है ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। यह बल जो है उत्प्लावन बल या फिर जो है उत्क्षेप बल कहलाता है। उत्प्लावन बल या फिर इसको उत्क्षेप बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? उत्क्षेप बल, उत्क्षेप बल। ठीक है, उत्प्लावन बल कहते हैं या फिर उत्क्षेप बल कहते हैं किसको? जब किसी वस्तु को द्रव के अंदर पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। वही बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो बल ऊपर की तरफ, जब हम कोई वस्तु को जो है द्रव पर रखते हैं तो बल ऊपर की तरफ लगता है, तभी तो जो वस्तु होती है बड़ी हल्की दिखती है। अगर वही वस्तु जो है यानी जो द्रव है बल ऊपर की तरफ न लगाए, अंदर की तरफ लगाए, तब वो वस्तु क्या दिखाई देगी? भारी दिखाई देगी। तो वही है कि द्रव के ऊपर हम कोई वस्तु रखते हैं तो हमको उसको आसानी से कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। यानी कोई टुकड़ा है लकड़ी का और द्रव के ऊपर रख दे और उसको हम जहां मन करे वहां लेकर जा सकते हैं, लेकिन वही धरती पर ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ये उत्प्लावन बल वहां पर काम करता है। कहां पर? द्रव के ऊपर, जब वो वस्तु हल्की हो जाती है तब। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम कोई चीज तैराएं पानी के ऊपर तो आराम से तैर जाती है। जैसे आपने नाव को देखा है, तैरती है, लेकिन वही कील अगर डुबो दें, कील अगर रख दें, हम सोचे ये तैर जाए, वो तैरेगी नहीं, क्योंकि जो नाव होती है उसका जो क्षेत्र होता है बड़ा होता है, द्रव की अपेक्षा उसका भार कम हो जाता है। लेकिन जो कील होती है वहां पर जो है कील का भार और द्रव के भार में बहुत अंतर हो जाता है। यानी कील का भार ज्यादा, द्रव का भार कम, क्योंकि वो बहुत नुकीली होती है, वो जो है अपना भार द्रव लगा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो वो क्या करती है? कील डूब जाती है। तो यहाँ पर उत्प्लावन बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्णतः किसी द्रव में डुबोया जाता है और जो द्रव है उसके द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, वो हमारा उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे लकड़ी का अगर एक टुकड़ा जो है पृथ्वी की सतह पर तैरता है, लकड़ी का एक टुकड़ा द्रव की सतह पर क्या करता है? तैरता है। ठीक है, द्रव की सतह पर क्या करेगा? तैरेगा। अगर नदी है, तालाब है, समुद्र है, उस पर कोई टुकड़ा लकड़ी का रहेगा तो वो तैरेगा। आप ट्राई कर सकते हैं। जब हम अंगूठे से टुकड़े पर बल लगाते हैं, मान लीजिए टुकड़ा है और इस पर जो है हम अगर अंगूठे से बल लगाएंगे, तो जब बल लगाएंगे तो क्या होगा? द्रव यानी पानी जो होगा वो ऊपर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, तो द्रव जब अंगूठे द्वारा उस पर बल लगाते हैं किस पर? टुकड़े पर, तब लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है? अचानक ऊपर की ओर उठने लगता है। अगर हम इस पर बल लगाएंगे, यानी द्रव लीजिए, बड़े पात्र में द्रव लीजिए और उस पर एक लकड़ी का गुटका रखिए और उसके बाद जो है अपने अंगूठे से उसको दबाओ, तो दबाओगे तो ऊपर की तरफ फेंकेगा। क्या? जो द्रव है यानी पानी है वो ऊपर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, किस क्रिया में? उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल की क्रिया में। इसका परिणाम जो होता है, परिमाण दो गुणों पर निर्भर करता है। किसका? उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल का जो है परिमाण जो है दो गुणों पर निर्भर करता है, जो कि पहला है द्रव का घनत्व, दूसरा है द्रव में डूबी वस्तु का आयतन। यानी द्रव का घनत्व कितना है और द्रव में डूबी वस्तु का आयतन कितना है, इन्हीं पर निर्भर करता है क्या? उत्प्लावन बल। तो जो द्रव का घनत्व है इसे कहते किसे हैं? तो जो द्रव अधिक घनत्व रखते हैं, जो द्रव अधिक घनत्व रखते हैं वे कम घनत्व
रखने वाले द्रव की तुलना में ऊपर की तरफ अधिक उत्प्लावन बल लगाते हैं। ठीक है, जो द्रव जो है अधिक घनत्व रखेंगे और उन पर जो वस्तु रखी जाएगी उनका जो है घनत्व क्या होगा, कम होगा, तब वहां पर क्या करेगा, जो द्रव होगा वो ऊपर की तरफ बल लगाएगा। कब? जब द्रव का घनत्व अधिक, वस्तु का घनत्व कम, तब द्रव का जो बल होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, किसमें कहा गया? द्रव के घनत्व उत्प्लावन बल के नियम में। ठीक है, दूसरा परिमाण क्या है? द्रव में डूबी वस्तु का आयतन। तो द्रव में डूबी वस्तु का आयतन क्या है इसमें, कि ठोस वस्तु पर लगे उत्प्लावन बल, ठोस वस्तु पर लगे उत्प्लावन बल का परिमाण वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। यानी जो वस्तु है, यानी वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु किस प्रकार की है, उससे नहीं मतलब है। किसको? द्रव को। ठीक है, द्रव में जो डूबी वस्तु का आयतन है, ठीक है, उससे इससे नहीं मतलब है किस प्रकार की वस्तु है, उससे ये मतलब है कि जो वस्तु है वो कितनी बड़ी है, यानी उसका आकार जो है कैसा है, कितने क्षेत्र को अटेंड कर रही है, उससे वो मतलब रखता है। क्या? द्रव में डूबी वस्तु का आयतन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आगे बात आती है उत्प्लावन केंद्र या उत्प्लावकता केंद्र, यानी बॉयंट सेंटर। ठीक है, तो जो उत्प्लावन केंद्र होता है इसे किसे कहते हैं? तो यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। यह बल जो होता है, यानी उत्प्लावन केंद्र जो होता है, ठीक है, ये जो होता है बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर क्या करता है? कार्य करता है। गुरुत्व केंद्र का मतलब मध्य का जो क्षेत्र होगा उस पर ये कार्य करेगा, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं किसे? जब जो है किसी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, द्रव द्वारा हटाए गए वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर काम करता है, तब जो है उत्प्लावन केंद्र वो कहलाता है, जिसे जो है आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। आर्किमिडीज ने जो है सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। ठीक है, किसका अध्ययन किया था? उत्प्लावन केंद्र का। किसने किया था? आर्किमिडीज ने अध्ययन किया था सर्वप्रथम। किसने किया था? आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? उत्प्लावन केंद्र का अध्ययन किया था। इसीलिए जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उत्प्लावन केंद्र के अंतर्गत, यानी उत्प्लावन बल के अंतर्गत। तो अब हमारी पॉइंट्स आती है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, इसको आइए हम समझते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता ही है। इसके पहले हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या हो जाती है? आभासी कमी हो जाती है, यानी बहुत कम मात्रा में कमी आ जाती है। किसके? उसके भार में जो वस्तु होती है जो द्रव में डुबोई जाती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी अगर कोई वस्तु आंशिक रूप से हम द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में जो है आभासी कमी होती है, और जो आभासी कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी जितना पानी हटेगा उतना, जितने भार का पानी हटेगा उतने ही भार के जो है वो क्या रहेगी? वस्तु रहेगी। यानी जितने भार की वो वस्तु रहेगी उतने ही भार का क्या रहेगा? ठीक है, पानी वहां का हटेगा। मान लीजिए पानी है आपका, तो यहाँ का जो पानी होगा हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? हट जाएगा सर। तो हाँ, ये सही बात है कि यहाँ का पानी क्या होगा? हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो वस्तु है यहाँ पर अगर पानी में डुबोई गई आंशिक रूप से तो वहाँ का पानी जो है हट गया। वो जितना द्रव, जितना भार होना चाहिए द्रव का, उतना ही भार किसका बनेगा? उस वस्तु का बनेगा। तभी तो सब तैरते रहते हैं। ठीक है, पानी कितना वजन होगा? क्योंकि वो बहुत मात्रा में रहेगा, वजन उसमें असर ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है यही कहता है कि जब कोई वस्तु आंशिक रूप से द्रव में डुबोई जाती है तो उसमें आभासी कमी आ जाती है, और वही कमी जो है
वही कमी, आभासी कमी जो है वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। ठीक है, वस्तु द्वारा द्रव को हटाए गए भार के बराबर होती है। वो क्या होता है, हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। ठीक है, क्या जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबोई जाती है या पूरी तरीके से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यही आभासी कमी जो होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये जो है द्रव एवं गैसों दोनों के लिए मान्य है, यानी द्रव और गैस। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो द्रव एवं गैस दोनों पर निर्भर करता है, यानी दोनों पर काम करता है। क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत ये नहीं कि द्रव पर अकेले काम करेगा, कौन आर्किमिडीज का सिद्धांत, बल्कि द्रव और गैस दोनों पर काम करता है। ठीक है, तो आगे देखें हम, तो गैसें जैसे वायु में जब कोई वस्तु रखी जाती है, वायु में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो वह उस वस्तु पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाती है, ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाती है। ठीक है, तो उत्प्लावन बल जब लगाएगी तब क्या होगा, इसका उपयोग जहाजों में किया जाता है, पनडुब्बियों में किया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर यानी जो दूध की शुद्धता मापी जाती है उसके माध्यम से किया जाता है, और जो है हाइग्रोमीटर से जो कि द्रव के घनत्व को मापता है। इन सब में क्या किया जाता है, उत्प्लावन बल यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि जब गैसें जैसे वायु में जब कोई वस्तु रखी जाती है, वायु में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो वह उस वस्तु पर ऊपर की ओर क्या करता है, उत्प्लावन बल लगाती है। क्या लगाती है, उत्प्लावन बल लगाती है। तब क्या होता है वहां पर, तब वहां पर होता है उत्प्लावन बल, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण जाने तो ये इसने बोला, क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत ने बोला कि जब कोई वस्तु जो है वायु पर रखी जाती है यानी वायु में होती है तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर जो है एक उत्प्लावन बल लगाती है, उसके ऊपर एक उत्प्लावन बल लगाती है, यानी तैरती रहती है वस्तु। गैसें जैसे वायु में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो वह उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगाती है। ठीक है, ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाती है। वस्तु को मान लीजिए वस्तु है, इसको हमने ऊपर रख दिया तो ये जो है ऊपर की ओर बल लगाएगी। कब, देखिए आप, ये जो है ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है कि नहीं, यानी ऊपर की ओर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, यस उठ रहा है। कैसे, आप देख रहे हैं ये ऊपर की ओर उठ रहा है। कैसे उठ रहा है, इस पर उत्प्लावन बल जो है काम कर रहा है, यानी वायु एक प्रकार की गैस है तो उस पर भी कोई वस्तु रखेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ जो है कार्य करेगा। तो आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करता हुआ नीचे जाता है। तो ये जो है यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। ठीक है, आगे बिंदु हम देखें तो इनके उदाहरणों को जान लेते हैं। तो यहाँ पर जानिए कि उत्प्लावन बल जो होता है यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है वो जो है जहाजों पर लगता है, पनडुब्बियों पर लगता है, लैक्टोमीटर जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है उसमें लगता है, और हाइग्रोमीटर में लगता है जिससे द्रव का घनत्व मापा जाता है। इन सब में क्या किया जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू किया जाता है। ठीक, उदाहरण और हम जाने, उदाहरण तो किसी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जो है पानी की सतह पर उसका भार जो है कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो वस्तु है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर वो हो जाता है। इस वजह से ये सिस्टम हो जाता है। द्रव पर जो वस्तु होगी वो उसका भार कम हो जाएगा, लेकिन द्रव से जैसे हम उसको निकालेंगे वैसे उसका भार अधिक हो जाता है। जैसे नाव को पानी में धक्का दो तो आसानी से धक्का दे सकते हो, लेकिन वही जमीन पर आ जाए वही नाव तो उसको आप टस से मस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या काम करता है आर्किमिडीज का सिद्धांत।
और वस्तु लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, परंतु लोहे की कील क्या हो जाती है, पानी में डूब जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी उत्प्लावन बल केंद्र यानी उत्प्लावन बल जो है काम करता है। कैसे, तो वहां पर जो लोहे की जहाज है उसका आयतन, ठीक है, उसका आयतन, उसका भार, और जो पानी है उसके आयतन के बराबर ही क्या होगा, वहां का पानी का भार भी बनेगा कि नहीं बनेगा। जब बनेगा तो वहां से वो जहाज डूबेगी नहीं डूबेगी। क्यों, क्योंकि जो जहाज है वो उसका भार जो है कम प्रतीत हो जा रहा है। किसकी वजह से, द्रव का भार ज्यादा होने की वजह से उसका भार कम, तो इस वजह से वो डूबती नहीं। लेकिन वही कील क्यों डूब जाती है, क्योंकि जो द्रव होता है उसका भार पता ही नहीं चलता, और जो कील होती है उसका भार पता चल जाता है, यानी अधिक हो जाता है, अधिक रहता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल उतना होता ही नहीं, इस वजह से वो डूब जाती है। तो यहां पर कील का भार अधिक होने के कारण, द्रव का भार कम होने के कारण कील डूब जाती है। लेकिन जो जहाज होती है उसका आयतन इतना अधिक होता है, ठीक है, तो जो पानी होता है उसके आयतन के भार के बराबर जो है वो जहाज का जो वजन होना चाहिए वो कम हो जाता है, जिससे जहाज तैरती रहती है। और उदाहरण अगर देखें तो हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे हवा में उड़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का भार उपस्थित वस्तु के भार से कम होता है। यानी जो वायु होती है वो हाइड्रोजन गैस के भार, जो गुब्बारा होता है उसमें हाइड्रोजन गैस अगर भर दी जाए तो क्या हो जाता है, गुब्बारा उड़ता रहता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो भार होता है, यानी गैस, हाइड्रोजन गैस का जो भार होता है गुब्बारे में, वो वायु के भार से कम होता है, इस वजह से वो फुर फुर उड़ता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्या सिस्टम, उत्प्लावकता, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन केंद्र, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये सब जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से अटेंड किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आया हो, ना समझ में, जैसे भी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आशा करेंगे कि आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मेरी इच्छा तो आपको पूरी करनी चाहिए। अगर मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं तो आपको करनी चाहिए, उससे मेरे को खुशी, आपको खुशी। और अगर मेरे को कुछ खुशी मिल रही तो मैं और अच्छा वीडियो लाने का प्रयत्न करूंगा ही, जाहिर सी बात है करूंगा। तो आशा यही करेंगे कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।